नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अंत की तरफ आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान। देश की तरफ बढ़ रही 3 बड़ी मुसीबतें। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ में जिक्र होगा कि पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं पर लगाम नहीं लगा पा रही शहबाज सरकार, विरोध में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज़ में जिक्र होगा कि केंद्र की सख्ती के बाद बौखलाया आतंकी संगठन TRF, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जारी की नई हिट लिस्ट। चौथी ब्रेकिंग न्यूज़ में जिक्र होगा कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जोशीमठ में भू धसाव का मामला, याचिका पर सोमवार को हो सकती है सुनवाई। और साथ ही साथ पांचवी ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको बताएंगे कि महाकुंभ 2025 के लिए यूपी सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम, श्रद्धालुओं को मिलेगी ये खास सुविधा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और PM मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अंत की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान, देश की तरफ बढ़ रही है 3 बड़ी मुसीबतें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में 2023 के पहले महीने का पहला सप्ताह सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी नीति बनाने से लेकर आर्थिक संकुचन और राजनीतिक हल्ला गुल्ला तक चुनौतियों से भरा रहा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान इस समय एक ऐसी चट्टान के किनारे पर खड़ा है जहां एक गलत कदम आपदा का कारण बन सकती है। दुर्भाग्य से जो लोकतंत्र के स्तंभ और देश के समर्थक के रूप में माने जाते हैं, वो देश में इस गड़बड़ी के पीछे मुख्य अपराधी और बिगाड़ने वाले बन गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं पर लगाम नहीं लगा पा रही शहबाज सरकार, विरोध में सड़कों पर उतरे हैं हजारों लोग। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में लगातार बढ़ रही आतंकी घटनाओं से वहां के लोगों में सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा और नाराजगी पनप रही है। और इसी के चलते उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान की सीमा से लगे उत्तर पश्चिम इलाके में हाल के दिनों में आतंकी और अपहरण की घटनाएं बढ़ रही हैं, और ऐसे में जनजातीय बहुल इस इलाके में शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से इलाके में शांति बहाल करने की मांग की। शुक्रवार को करीब 5000 जनजातीय लोगों ने दक्षिण वजीरिस्तान के वाना शहर में सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की और इलाके में फैल रही अशांति, आतंकवाद और अपहरण की घटनाओं के खिलाफ लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि हाल में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं और माना जा रहा है कि इन आतंकी घटनाओं के पीछे प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का हाथ है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्र की सख्ती के बाद बौखलाया आतंकी संगठन TRF, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जारी की नई हिट लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की सख्ती के बाद आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट बौखला गया है और शनिवार को उसने कश्मीरी पंडितों की नई लिस्ट जारी की है। और इस आतंकी संगठन ने उन लोगों पर हमले की चेतावनी दी है जिनके नाम इस लिस्ट में हैं। बता दें कि गृह मंत्रालय के प्रतिबंध लगाने के एक दिन बाद आतंकी संगठन TRF ने लिस्ट जारी की है और सच्चाई उजागर होने के बाद TRF खुद को एक स्थानीय आतंकवाद समूह के रूप में पेश करना चाहता है, जबकि वास्तव में यह पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा की शाखा है। पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा की शाखा TRF को गुरुवार को गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार रेजिस्टेंट फ्रंट आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने, आतंकवादियों की भर्ती, आतंकवादियों की घुसपैठ और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ऑनलाइन माध्यम से युवाओं की भर्ती कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जोशीमठ में भू धसाव का मामला, याचिका पर सोमवार को हो सकती है सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जोशी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने शनिवार को इस मामले में अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है। कोर्ट से इस मामले में सोमवार को अर्जेंट सुनवाई की अपील की है। ये जानकारी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मीडिया प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र योगी उर्फ योगी राज सरकार ने दी है। और याचिका में ऐसी स्थिति बने रहने पर नरसिंह मंदिर आदि शंकराचार्य से जुड़े प्राचीन जगहों के नष्ट होने का भी अंदेशा जताया गया है। याचिका में प्रभावित लोगों को सहायता देने, उनकी संपत्ति का बीमा करवाने की मांग की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ 2025 के लिए यूपी सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम, श्रद्धालुओं को मिलेगी ये खास सुविधा। जी हाँ दोस्तों, 2025 में प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन तट पर दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ होगा। हालांकि इस विशाल आयोजन के लिए यूपी सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी कड़ी में श्रद्धालुओं को आसान और आरामदायक यात्रा की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े में 5000 नई बसें शामिल करने का फैसला लिया गया है। लखनऊ में शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार परिवहन निगम ने महाकुंभ से पहले 5000 नई बसें खरीदने की योजना बनाई है और इस कड़ी में मार्च 2023 तक विभाग 1575 बसों की खरीदी करेगा। बयान में कहा गया है कि साल 2025 में प्रयागराज में
में आयोजित होने वाला कुंभ मेला 2019 से ज़्यादा भव्य होगा और मेले के क्षेत्रफल में करीब 15% की बढ़ोतरी की गई है। यही नहीं, इस बार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 40 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। ऐसे में श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ओर से तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद, ठंड का प्रकोप जारी। इन जिलों में 14 जनवरी तक स्कूल रहेंगे बंद। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम और उत्तर भारत के कड़ाके की ठंड जारी है और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में पारा लगातार गिरता जा रहा है। ठंड के साथ साथ घना कोहरा भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि उत्तर भारत के कई राज्यों में स्कूल को बंद करने का फैसला लिया गया है और उत्तर प्रदेश के भी कई शहर में अब स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। लखनऊ में 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं 9 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। गाजियाबाद में भी फिलहाल 11 जनवरी तक कक्षाएं बंद रहेंगी। नोएडा के स्कूल 14 जनवरी 2023 तक बंद रहेंगे। कई शहरों में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए समय में बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश में जारी शीतलहर की वजह से मैनपुरी में 14 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली में भी ठंड का प्रकोप जारी है। IMD वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जनामणि ने कहा है कि कड़ाके की ठंड की स्थिति जारी रहने से दिल्ली जमी है और न्यूनतम तापमान कम बना हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पास रिच क्षेत्र में सबसे कम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड पर 2 डिग्री सेल्सियस और सफदरजंग में 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और उन्होंने कहा है कि शेष उत्तर भारत में राजस्थान के चुरू, हरियाणा के हिसार और यूपी के बरेली में भयंकर शीतलहर का अनुभव हुआ क्योंकि न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बजट तैयार करने में इस नवरत्न की भूमिका सबसे अहम तय करेंगे देश का आर्थिक भविष्य। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 1 फरवरी 2023 को 2024 के आम चुनावों से पहले अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी और ये बजट घरेलू स्तर पर कई खुशनुमा खबरों के बीच आएगा। भारत G20 की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई है और भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर रोक लगाने की उम्मीद भी की जा रही है। हालांकि इस सब के बीच वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है और ऐसे में इस साल पेश होने वाला बजट अहम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम नॉर्थ ब्लॉक में बजट की बारीकियों को अंतिम रूप देने में जुटी है और इस टीम के सामने चुनावी साल से पहले देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ चलाने का जिम्मा है। वित्त मंत्री का बजट भाषण ऐसे तो 1 फरवरी 23 को होना है, पर इसे तैयार करने के लिए महीनों पहले से कुछ लोग दिन रात एक किए हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गली कूचे में करीबियों का अंतिम संस्कार कर रहे लोग। चीन में कोरोना ने मचा दी तबाही, हालात हुए और बुरे। जी हाँ दोस्तों, चीन कोरोना वायरस की ताजा लहर से बुरी तरह प्रभावित है और आंकड़ों को छुपाने में माहिर चीन को लेकर दावा किया गया है कि रोजाना लाखों में मामले सामने आ रहे हैं। अस्पतालों के बेड्स मरीजों से भर चुके हैं और इलाज के लिए जगह नहीं है। इतना ही नहीं, शवदाह गृह में भी अब जगह नहीं बची है और इसकी वजह से लोग सड़कों पर ही डेड बॉडीज को जला रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि लोग अपने करीबियों के शवों को गली कूचे में जलाने पर मजबूर हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गिलगित बाल्टिस्तान में आज़ादी की मांग को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तानी सेना ने की फायरिंग, कई मरे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में ये बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में आज़ादी की मांग को लेकर सैकड़ों प्रदर्शनकारी सेना के खिलाफ लाइन में खड़े हो गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने बहराम से प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई हैं जिसमें 4 लोग मारे गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गणतंत्र दिवस पर पंजाब व जम्मू में हमले की फिराक में जैश आतंकी LOC के नजदीक बंकरों में जमाया डेरा। जी हाँ दोस्तों, अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान का आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद गणतंत्र दिवस पर बड़ी आतंकी साजिश रच रहा है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में बड़ा हमला करने की फिराक में है और इसके लिए पंजाब और सांबा व कठुआ बॉर्डर के नजदीक आतंकियों ने डेरा जमा लिया है, जो धुंध और खराब मौसम का लाभ उठाकर बॉर्डर से घुसपैठ करने की कोशिश में है। क्योंकि इस समय कश्मीर में LOC पर बर्फबारी की वजह से घुसपैठ के रूट बंद हो गए हैं, इसलिए आतंकियों के लिए घुसपैठ करने का सबसे मुफीद रास्ता पंजाब बॉर्डर और जम्मू संभाग का कठुआ एवं सांबा बॉर्डर है, जहां से पहले भी घुसपैठ हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि सांबा और कठुआ बॉर्डर के उस पार 7 जगहों पर जैश ए मोहम्मद के 3 से 4 आतंकियों के प्रशिक्षित दल घुसपैठ की फिराक में बैठे हुए हैं और ये आतंकी सीमा के नजदीक पाकिस्तानी रेंजरों के बंकरों में मौजूद हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर में G20 से पहले TRF पर बैन से पाकिस्तान को जोरदार झटका, टेरर फंडिंग पर भी लगेगी लगाम। जी हाँ दोस्तों, G20 बैठकों से पहले केंद्र ने
आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट पर पाबंदी लगाकर पाकिस्तान को जोरदार झटका दिया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार ये दुष्प्रचारित किया जाता रहा है कि टीआरएफ भारत का ही संगठन है जो कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। इस फैसले से न केवल पाकिस्तान को आईना दिखाया बल्कि दुनिया में भी ये संदेश देने की कोशिश की सीमा पार के इशारे पर यह संगठन कश्मीर घाटी में आतंक फैला रहा है। पिछले 3 साल की कई आतंकी घटनाओं में टीआरएफ का साथ साबित होने के बाद केंद्र ने उस पर प्रतिबंध लगाकर यह दिखा दिया कि सीमा पर इशारे पर अब और अधिक हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद 2019 में टीआरएफ अस्तित्व में आया था और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले यानी कि 2022 में घाटी में 172 आतंकी मारे गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डीआरडीओ ने विकसित किया अनमैन्ड एरियल व्हीकल, चीन के खिलाफ बढ़ेगी सेना की ताकत। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन की सेनाएं लंबे समय से सीमा पर तैनात हैं और दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है और इसी तनातनी के बीच भारत के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल विकसित करने में सफलता हासिल कर ली है और इस यूएवी के विकसित होने से भारतीय सेना को हिमालय क्षेत्र में लॉजिस्टिक ऑपरेशन चलाने में बड़ी मदद मिलेगी और ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल 5 किलो भार लेकर उड़ान भर सकता है और साथ ही जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी भी कर सकता है। बीते दिनों नागपुर में आयोजित हुई 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस में इस यूएवी को प्रदर्शित किया गया था। फिलहाल डीआरडीओ ने इस मल्टीकॉप्टर पेलोड के सिक्किम में 14,000 फीट की ऊंचाई पर सफल ट्रायल किए हैं। 2 और ट्रायल के बाद इस यूएवी को आर्म्ड फोर्सेस में शामिल कर लिया जाएगा। डीआरडीओ के अधिकारी महेश साहू ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि डीआरडीओ द्वारा विकसित ये यूएवी 5 से लेकर 25 किलो क्षमता का भार लेकर उड़ान भर सकता है और इस क्षमता को बढ़ाकर 30 किलो किए जाने पर काम चल रहा है। इस यूएवी की विशेषता की बात करें तो ये 5 किलोमीटर दूर से तय जगह पर अपने आप पेलोड रिलीज कर सकता है और अपनी तय लोकेशन पर वापस आ सकता है। ये बिना किसी मानवीय क्षति के दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी भी कर सकता है और इस पेलोड का इस्तेमाल ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र में जवानों के लिए दवाई पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन को चोट, भारत में 160 कंपनियां नहीं बेच पाएंगी खिलौने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि उसने भारत में खिलौने बेचने वाली करीब 160 चीनी कंपनियों को अभी तक अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है और ये देरी कोविड-19 महामारी के चलते हुई है। भारत ने जनवरी 2021 से ही देश में खिलौने की बिक्री के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से ISI गुणवत्ता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया है। और दोस्तों, BIS के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने संवाददाताओं से कहा कि चीन की लगभग 160 खिलौना कंपनियों ने पिछले 2 सालों में BIS गुणवत्ता प्रमाणन के लिए आवेदन किया है और हमने अभी तक कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उन्हें प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। आमतौर पर BIS गुणवत्ता प्रमाण पत्र को कारखानों के निरीक्षण के बाद जारी किया जाता है। उन्होंने कहा कि महामारी संबंधी पाबंदियों और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण BIS के अधिकारी चीन का दौरा नहीं कर सके। तिवारी ने चीनी खिलौने कंपनियों के बारे में कहा कि उन्होंने हमें निरीक्षण के लिए आमंत्रित नहीं किया और हम भी महामारी के कारण चीन नहीं जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में BIS ने 29 विदेशी खिलौना विनिर्माताओं को गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिए हैं, जिनमें 14 वियतनाम से संबंधित हैं और इस दौरान BIS ने 982 भारतीय खिलौना विनिर्माताओं को भी गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में नशा पहुंचाने की नापाक कोशिश नाकाम, फाजिल्का बॉर्डर पर पकड़ी गई हेरोइन की बड़ी खेप। जी हाँ दोस्तों, देश में ड्रग्स पहुंचाने की पाकिस्तान की एक कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। पंजाब के फाजिल्का से लगी भारत पाकिस्तान सीमा पर हेरोइन की बड़ी खेप बरामद की गई है। फाजिल्का पुलिस ने नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 31 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है और हेरोइन की खेप के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को फाजिल्का सीमा पर कुछ संदिग्ध नजर आए थे, जिसके बाद सीमा पर फायरिंग हुई थी। सीमावर्ती इलाके में चकअमीर की तरफ कुछ संदिग्धों को देखा गया, जिस पर BSF ने फायरिंग शुरू कर दी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के बाद यूपी में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, बेकार हो जाएगा विपक्ष का सारा प्लान। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने देश भर में बीते कुछ दिनों से अपनी तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है और इस बीच पार्टी की तैयारियों की समीक्षा और संगठन के कामों को तेज करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन अब यूपी में भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है, जिसने बीजेपी के विरोधियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। बीजेपी की अगर ये चाल कामयाब हुई तो विपक्ष का सारा प्लान फेल हो सकता है। दरअसल ये पूरी कहानी की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान से हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल बाबा सब रूम से सुनिए, 1 जनवरी 2024 तक भव्य राम मंदिर बनकर
तैयार हो जाएगा। उनका यह बयान त्रिपुरा के सबरूम में एक रैली को संबोधित करते हुए आया और इस बयान के जरिए उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। और अभी बात यहीं खत्म नहीं होती है। अमित शाह के इस बयान के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने एक और बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण समय पर पूरा होगा और 2024 के जनवरी महीने में इसे भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जमाने वाली ठंड, दिल्ली में 2 डिग्री से नीचे पारा, मसूरी नैनीताल से भी ज्यादा ठिठुरन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सर्दी और शीतलहर से पूरा उत्तर भारत कांप रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाके में भीषण शीतलहर और ठंड की चपेट है और दिल्ली का औसतन न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है और लगातार जारी ठंडी हवाओं के चलते गलन बढ़ गई है। यूं तो दिल्ली की सर्दी सदियों से मशहूर है, लेकिन इस बार गिरते पारे ने हद पार कर दी है। देश की राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान शिमला, मसूरी, नैनीताल जैसे हिल स्टेशन से भी नीचे पहुंच चुका है और दिल्ली में कुछ जगहों पर पारा 2 डिग्री से भी नीचे लुढ़क गया है। सफदरजंग में शनिवार 7 जनवरी को न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस, इसी के साथ लोधी रोड पर 2 डिग्री सेल्सियस जबकि रिज में 1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों ये हाल दिल्ली का है, जहां पर 1.5 डिग्री सेल्सियस भी यहां पर तापमान दर्ज किया गया। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विकासशील देशों की आवाज बनना भारत का कर्तव्य, हमारी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही है दुनिया, एस जयशंकर का बयान। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक दक्षिणी या विकासशील दुनिया की आवाज बनना भारत का कर्तव्य है, जो इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। दुनिया भारत की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रही है। हालांकि उनके बयान से पहले विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत वैश्विक दक्षिण के देशों को एक साथ लाने और विभिन्न वैश्विक चुनौतियों से संबंधित उनकी सामान्य चिंताओं, हितों और दृष्टिकोण को साझा करने के लिए 12 और 13 जनवरी को शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एलजीडी बख्शी की चीन को चेतावनी, राहुल गांधी को भी दी नसीहत। जी दोस्तों, भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी का बड़ा बयान सामने आया है। भारत चीन विवाद पर जनरल जीडी बख्शी ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि भारत चीन के बीच हुई हथियार न चलाने की संधि पर पुनर्विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि चीन को चेतावनी दे देनी चाहिए कि अब आपको ये संधि बचा नहीं पाएगा। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि यदि चीन हमला करता है तो सेना के हाथ खोल दिए जाए। उन्होंने साफ किया कि धक्का मुक्की दोस्तों के साथ होती है, दुश्मनों के साथ नहीं। एक कार्यक्रम में शामिल होने रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी जबलपुर पहुंचे थे। रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बगैर ही उन्हें नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि भारत की फौज के लिए पिटने जैसे शब्दों का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि वो हकीकत से वाकिफ नहीं है। उन्होंने उल्टा सवाल दागा कि क्या राहुल गांधी भारतीय सेना का शौर्य और साहस देखने सीमा पर गए हैं, जो फौज के लिए पिटने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में सबको एकजुट होना चाहिए। रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी ने चीन की विस्तारवादी सोच को भी जमकर आड़े हाथों लिया और उन्होंने साल 1959 का जिक्र करते हुए कहा कि जब भी चीन में गदर मचती है, चीनी सरकार ध्यान भटकाने के लिए हमलों को और दूसरे देश की जमीन पर कब्जे जैसे रणनीति पर काम करना शुरू कर देती है। और इस समय चीन कोरोना की भीषण महामारी का सामना कर रहा है, बावजूद इसके चीन अपना घर देखने के बजाय आक्रामक तेवर दिखा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दोस्त बोलकर चीन ने दिया कंगाल पाकिस्तान को धोखा। जी हां दोस्तों, चीन से 149 करोड़ रुपए में रेल बोगियां खरीदने को लेकर चीन और पाकिस्तान में विवाद पैदा हो गया है। चीन से खरीदी गई बोगियां पाकिस्तान की रेल पटरियों पर चलने के काबिल नहीं है और इससे एक तो पाकिस्तान के वो अधिकारी जिन्होंने ये बोगियां जांच पड़ताल के बाद खरीदी, उनकी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लगा है, तथा दूसरी ओर चीन ने ये रेल बोगियां वापस लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। सीमा पार सूत्रों के अनुसार इन बोगियों को यदि पाकिस्तान की रेल लाइनों पर चलाने के काबिल बनाना है तो इसके लिए बदलाव कराने के लिए चीन की कंपनी को 32 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। वहीं रिकॉर्ड चेक करने पर यह बात सामने आई है कि पाकिस्तान के जो 88 अधिकारी इन बोगियों की जांच करने व खरीद को अंतिम रूप देने चीन गए थे, उन्होंने सरकारी खर्च के अतिरिक्त पाकिस्तान सरकार से $100 प्रतिदिन का भत्ता वसूल किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नशों में खून जमने से लोगों को आ रहे हैं हार्ट अटैक। कानपुर के एक अस्पताल में 22 की मौत। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम की भारी मार पड़ रही है और अभी इससे राहत के आसार भी नहीं है। ठंड जानलेवा भी साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दिन में और एक अस्पताल में ही 22 लोगों की मौत हो गई है। कानपुर के LPS हृदय संस्था में
5 जनवरी को आंकड़ा जारी किया है और इसके मुताबिक 7 लोगों की अस्पताल में मौत हुई है और 15 लोग अस्पताल में जब लाए गए तब तक उनकी मौत हो चुकी थी और डॉक्टर्स का कहना है कि ठंड की वजह से हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2024 का सेमीफाइनल G20 की मेजबानी और चीन से चुनौती, पीएम मोदी पर है दुनिया की नज़र। जी हाँ दोस्तों, नए साल उम्मीदों के साथ नई चुनौतियां भी लाता है। पीएम मोदी के लिए भी नया साल ऐसा ही रहेगा। तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ 2023 में G20 के आयोजन के कारण दुनिया की नज़रें पीएम मोदी पर रहेंगी। सिर्फ वर्ल्ड लीडर्स ही नहीं, विपक्ष भी पीएम मोदी की हर गतिविधि को समझने की कोशिश करेगा। 9 राज्यों के चुनाव 2024 की तस्वीर का खाका खींचने का काम करेंगे। ये चुनाव 2024 में सेमीफाइनल है जो साबित करेंगे कि दिल्ली अभी कितनी दूर है। चीनी विवाद से लेकर रोजगार के मुद्दे तक विपक्ष पीएम मोदी से सीधे सवाल पूछेगा। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इन तमाम मुद्दों से एक बात साफ है कि पीएम मोदी को इनसे निपटते हुए आने वाली चुनौतियों के लिए राह आसान करनी होगी, क्योंकि देश हो या दुनिया सबकी नजरें बनी हुई है इन पर। जी हाँ।